दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखें। ये एक स्टोरी हकीकत पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उसे पहली बार एक वीरान गली में देखा। 13 साल की कमज़ोर सी लड़की बोसीदा कपड़ों में लिपटी कचरे के ढेर में कुछ तलाश कर रही थी। मगर यह महज एक भूखी बच्ची की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसे राज का दरवाज़ा था जिसे खोलना मेरे लिए तबाहकुन साबित हो सकता था। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने अपनी गुर्बत की परवाह किए बगैर उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो चुपचाप मेरे साथ हो ली। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैंने महसूस किया कि ये बच्ची आम नहीं थी। उसके साथ कुछ ऐसा था जो अकल से बाहर था। वो हर रोज़ घंटों बाथरूम में गुजारती और जब बाहर आती तो उसके हाथ में हज़ारों के नोट होते। मैंने कई बार पूछा मगर वो हमेशा खामोश रहती, जैसे कि ऐसा खौफ हो जो उसे सच बोलने से रोकता हो। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक उसका पेट फूलने लगा और वो फर्श पर गिर गई, जैसे उसके जिस्म के अंदर कुछ हिल रहा हो। मैं घबरा कर उसे अस्पताल ले गई, मगर जैसे ही डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन देखी उसका रंग उड़ गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई और अगले ही लम्हे वो सजदे में गिर पड़ा। यह नामुमकिन है, उसने लरजती आवाज़ में कहा। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। यह बच्ची आखिर कौन थी? उसके जिस्म में ऐसा क्या था जो डॉक्टर्स को सजदे में गिरा देने के लिए काफ़ी था? ज़िंदगी मेरे लिए हमेशा एक मुसलसल जंग रही है। मैंने कभी खुशहाल दिन नहीं देखे और ना ही किसी ने मेरी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश की। मैंने तन्हाई में आंख खोली और तन्हाई ही में साथी बन गई। गुर्बत ने हमेशा मेरी दहलीज पर डेरे डाले थे रखे और किस्मत ने कभी मेहरबानी करना मुनासिब ना समझा। मैंने बचपन में माँ बाप को खो दिए और उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। मैं रिश्तेदारों के घर में दर बदर हर जगह बोझ समझी गई। किसी ने मुझ पर तरस खाकर एक वक्त का खाना दिया तो किसी ने एहसान जताकर मेरी इज्जत को मजरूह कर दिया। मैं जीती रही मगर जीने का मतलब कभी समझ नहीं आया। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा ख्वाब नहीं था। मेरे पास ना कोई सहारा था ना कोई उम्मीद। मैंने बस इतना सोचा था कि जितनी तकलीफ मैंने झेली है वो किसी और को नहीं झेलनी पड़े। मगर मैं एक औरत थी और दुनिया औरतों के लिए आसान जगह नहीं है। मैंने सड़कों पर सोते बच्चों को देखा, भूख से बिलखते यतीमों को देखा और मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं उनमें अपना अक्स देख रही हूँ। शायद इसीलिए जब मैंने इस 13 साल बच्ची को कचरे में खाने के लिए कुछ तलाश करते देखा तो मुझसे रहा ना गया। मैं खुद बहुत गरीब थी मगर मैंने सोचा कि अगर ज़िंदगी मुझे कुछ ना दे सकी तो शायद मैं किसी की ज़िंदगी बदल सकती हूँ। मैंने उसे अपने साथ ले लिया, शायद ये सोचकर कि मैं उसका नसीब बदल सकती हूँ। मगर मैं नहीं जानती थी कि यह फैसला मेरी अपनी तकदीर बदलने वाला था। वो बच्ची मेरी ज़िंदगी में सर पनाह लेने नहीं आई थी। वो मेरे माजी, मेरे हाल और शायद मेरे मुस्तकबिल का ऐसा दरवाज़ा खोलने वाली थी जिसे खोलने की हिम्मत मैंने कभी नहीं की थी। ये बाजार की एक गली थी जहाँ कचरे का ढेर लगा था। शाम का वक्त था, धूप की सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राशन खरीद कर घर वापस जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक दुबली पतली कमज़ोर सी बच्ची पर पड़ी जो कचरे के ढेर में कुछ तलाश कर रही थी। उसके गंदे और फटे पुराने कपड़े देखकर वाज़िह था कि वो दोनों से कई दिनों से नहीं नहाई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और मिट्टी से सिया पड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, अल्लाह, ये बच्ची इतनी छोटी उम्र में यूँ सड़क पर क्यों है? मैंने आसपास देखा, शायद कोई उसका घर वाला हो, मगर कोई नहीं था वहाँ। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने झिझकते हुए पूछा। बच्ची ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे वो हर इंसान को दरिंदा समझती हो। उसने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लीं और कचरे के ढेर से एक बासी रोटी निकालकर जल्दी से मुंह में डाल ली। मेरा दिल पिघल गया। बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना दे दूँ। वो एक लम्हे रुकी, फिर पीछे हट गई, जैसे मैंने उसे धोखा दे रही हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो सरगोशी में बोली, मगर उसकी कमज़ोर की आवाज़ और हड्डियों का ढांचा जिस्म कुछ और कह रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हारा कोई नहीं है। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूँ। मेरे पास पहले वसाइल बहुत कम थे, मगर उस बच्ची को जो छोड़ देना भी सालमाना होता। मैंने एक फ़ैसला कर लिया, चलो मेरे साथ चलो। बच्ची कुछ लम्हे झुके झिझकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चल पड़ी। उसे क्या मालूम था कि यह फ़ैसला ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि मेरी किस्मत भी बदलने वाला था। मैंने सोचा था कि यह बच्ची मेरे साथ आकर सुकून का सांस लेगी, खाना खाएगी और आराम करेगी। मगर जैसे ही वो मेरे घर में दाखिल हुई मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई ठीक नहीं था। मैंने खाने के लिए दस्तरखान लगाया और नरमी से कहा, बेटा आओ खाना खा लो। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठी, मगर उसकी हरकत आम बच्चों जैसी नहीं थी। वो खौफजदा थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने प्लेट की तरफ देखा, फिर बगैर चम्मच के अपने हाथों से खाना खाने लगी। मैंने रोका नहीं, शायद वो ज़्यादा दिनों से भूखी थी। वो खाते खाते बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे किसी वक्त भी भागने के लिए तैयार हो।
کھانے کے بعد میں نے کہا بیٹا نہا لو تم تھک گئی ہوگی، میں تمہارے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی مجھے باتھ روم جانا ہے۔ میں نے اسے راستہ دکھایا اور وہ اندر چلی گئی، مگر جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے مگر وہ باہر نہیں آئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ خوف زدہ ہے، شاید وہ رو رہی ہے، یا شاید کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے قدموں کی آہٹ سنی، وہ پھر اچانک دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا لنگڑا رہی تھی، اس کے کپڑوں میں ہلکی سی سلوٹیں تھی اور اس کے چہرے پر ایک قسم کی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ مگر سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی گٹھی تھی۔ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں بیٹے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ چونک گئی اور فوراً پیسے چھپانے لگی۔ یہ میرے ہیں، وہ مدھم آواز میں بولی، مگر ایک بھوکی سڑکوں پر پھرنے والی بچی کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ میں نے کچھ غلط کر دیا تھا اور یہ بچی معمولی نہیں تھی۔ بچی کے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں بیٹا؟ میں نے پھر سے سختی سے پوچھا، مگر اس نے نظریں جھکا لی جیسے کسی جرم میں پکڑی گئی ہو۔ یہ میرے ہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، لیکن تم تو یتیم ہو، کچرے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ اس بار وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب خوف تھا، جیسے اگر وہ سچ بولے گی تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ میرے دماغ میں ہر قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ بیٹا مجھ سے مت چھپاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں نے نرمی سے کہا، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی جیسے میں اس پر حملہ کرنے والی ہوں۔ میں نے نوٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اس نے جھٹکے سے پیسے مٹھی میں بند کر لیے۔ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، آپ مجھ سے مت چھینو۔ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ اس کے چہرے پر خوف اور مزاحمت صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے اندر شک مزید بڑھنے لگا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ ایک دن پہلے جو بچی کچرے میں سے کھانے کے ٹکڑے تلاش کر رہی تھی، وہ آج ہزاروں کو نوٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے پوچھا، مگر کم از کم یہ تو بتاؤ تم کہ تمہیں خطرہ تو نہیں؟ کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے؟ یہ سنتی اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی، پھر وہ سر ہلا کر بولی، نہیں، بس میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں ذرا۔ میں نے اسے اور نہیں ٹوکا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ پیسے، اس کا ہاتھ باتھ روم میں 3 گھنٹے گزارنا اور اس کا لنگڑا کر باہر آنا، یہ سب عام نہیں تھا۔ یہ بچی کوئی معمولی بچی نہیں تھی، اس کے ہاتھ کچھ ایسا تھا جو میرے تصور سے بھی باہر تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میرا دماغ اب بھی کل رات کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر میرے دل میں بے چینی تھی۔ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ وہ باتھ روم میں 3 گھنٹے کیا کر رہی تھی؟ اور سب سے زیادہ عجیب بات، وہ باہر آ کر لنگڑا کیوں رہی تھی؟ میں نے یہ سب نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے اسے کمرے میں چلتے دیکھا تو میرا شک مزید گہرا ہو گیا۔ وہ عام طریقے سے نہیں چل رہی تھی، اس کا ایک پاؤں جیسے تھوڑا گھسٹ رہا ہو تھا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جلدی سے سیدھا ہو کر چلنے کی کوشش کی، مگر میں نے دیکھ لیا کہ وہ زبردستی خود کو نارمل دکھا رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا؟ کل رات تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، پھر بولی، بس زیادہ دیر بیٹھنے سے تھوڑا درد ہو رہا ہے، مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، اور جب بچی اسے مجھ سے چھپا رہی ہے، شک بڑھتا جا رہا تھا میرا۔ میں نے اس پر مزید دباؤ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتا گیا میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہر روز وہ باتھ روم میں جا کر گھنٹوں بند رہتی ہے، اور جب باہر آتی ہے اس کے ہاتھ میں ہمیشہ پیسے ہوتے ہیں۔ پہلے چند نوٹ تھے، پھر سینکڑوں اور اب ہزاروں روپے نکلنے لگے تھے۔ یہ سب کچھ مجھے الجھا رہا تھا۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے اس کے پاس؟ میں نے آخر فیصلہ کر لیا کہ میں اس کا راز جان کر رہوں گی۔ بیٹا میں آج بازار جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آؤں گی۔ میں نے جھوٹ بولا، مگر میں کہیں نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اس کے باتھ روم میں جانے کا انتظار کرنے والی تھی، اور اس بار میں اسے تنہا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ یہ بچی ہر روز باتھ روم میں 3 گھنٹے کیوں گزارتی ہے، اور جب باہر آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے ناشتہ بنایا اور جان بوجھ کر کہا، بیٹا میں بازار جا رہی ہوں، تم آرام کرنا۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر پھر اس نے جلدی سے ساری لایا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر نکلی، مگر فوراً واپس آ کر کونے میں چھپ گئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا، وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر جلدی سے اٹھی اور سیدھا باتھ روم کی طرف بھاگی۔ میرا شک درست تھا، اب بس مجھے انتظار کرنا تھا باتھ روم میں کیا ہو رہا تھا۔
5 मिनट गुजरे, फिर 10, फिर 30, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। अंदर सरगोशियों जैसी आवाज़ थी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो, मगर वो अंदर अकेली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या अंदर कोई और था या फिर ये मेरी सोच थी? मैंने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया, मगर वो अंदर से लॉक था। बेटा, मैंने आहिस्ता से पुकारा, सब ठीक है ना? कोई जवाब नहीं आया। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। दरवाज़ा खुला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक अंदर से पानी के गिरने की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुलने की हल्की सी चटकी हुई। मैं जल्दी से पीछे हट गई और ऐसे खिड़की हो खड़ी हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्ची बाहर निकली और मेरी आंखें हैरत से खुली रह गईं। उसके हाथ में फिर से हज़ारों के नोटों की गट्टी थी, मगर इस बार मैंने उसके कपड़ों पर हल्की सी नमी देखी, जैसे वो अंदर पानी में कुछ कर रही थी। ये अब कोई आम बात नहीं थी। मेरी आंखों के सामने एक ऐसी चीज़ हो रही थी जो हकीकत से बाहर लगती थी। ये बच्ची हर बार बाथरूम में जाकर कई घंटे गुजारती और जब बाहर आती तो इसके हाथ में हज़ारों के नोट होते। अगले दिन मैंने खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर किया, मगर मेरा दिमाग मुसलसल काम कर रहा था। मुझे हकीकत जाननी थी। मैंने चुपके से अपनी एक पुरानी चाबी निकाली, जो शायद पुराने वक्तों में किसी दरवाजे के लिए इस्तेमाल होती थी। मैंने सोचा अगर मैं सही वक्त पर चाबी से दरवाज़ा खोल सकी तो शायद मैं हकीकत जान पाऊंगी। जैसे ही शाम हुई, वो बच्ची एक बार फिर दबे पाँव बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर कान लगा दिया। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि कोई नहाने या हाथ धोने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि यही लग रहा था जैसे पानी में कुछ डाला जा रहा हो। फिर हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, मगर अंदर वो अकेली थी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने हल्की सी कांपती उंगलियों से चाबी को आहिस्ता से दरवाजे में घुमाया। क्लिक, दरवाज़ा हल्का सा खुल गया। मैंने सांस रोक ली और आहिस्ता से दरवाज़ा जरी के बराबर खोला। जो मैंने अंदर देखा उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। बच्ची एक बड़े बर्तन में पानी डाल रही थी और जैसे ही वो कुछ खास कागज़ पानी में डुबोती, वो आहिस्ता आहिस्ता असली करेंसी में बदल जाते। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो जो कुछ कर रही थी वो हकीकत से बाहर था। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही थी या फिर मेरे सामने कोई ऐसा राज था जो किसी ने आज तक नहीं जाना? कागज़ का आम टुकड़ा पानी में जाती असली करेंसी में बदल रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से हट गई, ताकि वो ये ना समझे कि मैंने कुछ देखा है। मैं इस वक्त खुद को काबू में रखना चाहती थी, मगर मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं इसे जल्दी परेशान नहीं करूँगी। मुझे यह देखना था कि आया यह सब कुछ इसके काबू में है या फिर वो खुद किसी बड़ी साजिश का शिकार है। रात को जब वो सो गई तो मैं आहिस्ता से उसके करीब गई और फिर मेरी नज़र उसके जिस्म पर पड़ी। उसकी कमर और पेट पर गहरे निशानात थे, जैसे कोई पुरानी सर्जरी हुई हो। मैंने हैरत से करीब होकर देखा, ये आम जख्म नहीं थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ये राज जान कर रहूँगी। मैंने उस बच्ची के जिस्म पर मौजूद अजीब निशानात देखे, मगर उससे कुछ कहने के बजाय खामोश रही। मैंने सोचा कि अगर मैंने जल्दबाजी की तो शायद वो मुझ पर एतमाद ना करे। मैंने खुद को पुरसुकून रखा, लेकिन मेरा जहन मुसलसल इसी बात में उलझा रहा। अगले दिन मैंने महसूस किया कि वो मामूल से ज़्यादा थकी हुई थी और सुस्त लग रही थी। उसकी आंखों के गर्द हल्के पड़ गए थे और वो नवाला तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक वो कराते हुए पेट पकड़कर नीचे गिर गई। मैं घबराकर उसके करीब पहुंची। उसका चेहरा सर्द हो चुका था और उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। वो फर्श पर लेटकर अपने पेट को जोर से पकड़े हुए थी, जैसे वहाँ कोई नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो। ज़ैनब, क्या हुआ तुम्हें? मैंने उसे सहारा देने की कोशिश की, मगर वो दर्द से तड़प रही थी। पसीने के कतरे उसकी पेशानी पर नमूदार हो रहे थे। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी बेहोश हो जाएगी। मैंने घबराकर जल्दी से पानी का गिलास उठाया, मगर उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए और कुछ भी पानी पीने से इनकार कर दिया। हमें अस्पताल जाना होगा, मैंने फैसला किया और जल्दी से उसके जूते पहनाए। मगर जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा, मैंने महसूस किया कि उसके पेट में कुछ हरकत हो रही थी। यह कोई आम दर्द नहीं था। उसके जिस्म के अंदर कुछ था जो अब बेदार हो रहा था। मेरी उंगलियां थरथरा गईं, मगर मैंने उसे फ़ौरन अपनी चादर में लपेटा और घर से बाहर निकल गई। हर कदम पर मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि अस्पताल जाकर क्या पता चलेगा,
मगर जब मैं ये जानती थी कि ये कोई आम बीमारी नहीं थी, जब मैं अस्पताल लेकर के पहुंची तो डॉक्टर ने उसे फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। मैं बार बार खड़ी कांप रही थी, जबकि अंदर डॉक्टर उसका मुआयना कर रहे थे। चंद लम्हे बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा हैरत और खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। ये मुमकिन नहीं, वो आहिस्ता से बिड़बिड़ाया और फिर अचानक सजदे में गिर गया। डॉक्टर अचानक ज़मीन पर सजदे में गिर गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी अकल से बाहर हो। मैं बेचैन हो गई। अस्पताल की सफ़ेद रोशनी में सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। मैंने बेताबी से डॉक्टर की तरफ देखा, जो अब भी खामोशी से सर पर ज़मीन पर सर रख के बैठा था। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? मैंने कपकपाती आवाज़ में पूछा। डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेरे करीब आया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। आपको मालूम भी है कि आपके साथ क्या मुआजिज़ा हो चुका है? उसकी आवाज़ लर्ज़ रही थी। क्या मतलब? मैं उलझ गई। डॉक्टर ने थूक निकला और फिर बोला, ये बच्ची ये आम नहीं है। हमने इसका अल्ट्रासाउंड किया, मगर जो हमने देखा वो समझ से बाहर था। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या मतलब? डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए एक रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला और जैसे ही मेरी नज़र स्क्रीन पर पड़ी, मेरी आंखें हैरत से फट गईं। उसके पेट में एक चिप थी। ये क्या? मेरी आवाज़ हलक में अटक गई। ये कोई आम चिप नहीं है, डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा। ये एक जदीद नीनो चिप है, जो शायद किसी खुफिया साइंसी तजर्बे का हिस्सा थी। हमें नहीं मालूम कि इसे कब और क्यों इसके जिस्म में लगाया गया हो, मगर एक और बात है। मैंने खौफ से उसकी तरफ देखा। क्या? डॉक्टर ने आहिस्ता से चिप को स्कैन किया। जैसे ही मशीन ने उसे पढ़ा, स्क्रीन पर एक नाम नमूदार हुआ, ज़ैनब इकबाल। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और अपनी कांपती हुई उंगलियों चिप की मालूमात पर रख दी। ये बच्ची ये वही है जो 8 साल पहले अगवा हो गई थी। और एक हैरत अंगेज़ हकीकत, इसने चुपके से एक और फाइल निकाली जिस पर एक नाम दर्ज था, ये मेरी बेटी है। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों तले से निकल गई हो। डॉक्टर की आंखों में आंसू झलकने लगे थे और इसके लब कांप रहे थे। अल्लाह ने उसकी बेटी उसे वापस कर दी थी, मगर एक ऐसे तरीके थे जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अस्पताल के सफ़ेद कमरों में खामोशी छा गई थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान मच चुका था। ये कैसे मुमकिन था? ये वही ज़ैनब थी जो 8 साल पहले अगवा हो गई थी, और ये डॉक्टर जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा था, ये इसका बाप था। मेरे जहन में यादें जमाकू की तरह चलने लगीं। मैंने ज़ैनब को पहली बार बाजार में देखा था, जब वो कचरे के ढेर से खाने के लिए टुकड़े चुन रही थी। वो बेसहारा लग रही थी, बेचारो मददगार। मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि इसका कोई माजी हो सकता है, या वो कोई थी ऐसे शख्स की बेटी हो सकती है जो सालों से इसे ढूंढ रहा था। डॉक्टर के हाथ अभी भी रिपोर्ट को मजबूती से पकड़े हुए थे। वो इसे घूर रहा था, जैसे वो किसी मुआजिज़े पर यकीन न कर पा रहा हो। ये मेरी बेटी है। मेरा अल्लाह, मेरी ज़ैनब वापस आ गई। उसके अल्फाज ऐसा दर्द था कि मैं चंद लम्हे के लिए सब कुछ भूल गई, मगर फिर एक खौफनाक हकीकत ने मुझे झंझोड़ दिया। अगर ज़ैनब इसकी बेटी है तो फिर वो इतने साल कहाँ थी? उसके जिस्म में ये चिप किसने लगाई थी, और क्यों ज़ैनब बेहोश पड़ी थी? उसके मासूम चेहरे पर अब भी तकलीफ़ के आसार थे। डॉक्टर ने उसके माथे पर हाथ रखा, जैसे बरसों की जुदाई के बाद अपनी बेटी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। ये सब कैसे हुआ? मेरी आवाज़ लरस रही थी। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। ज़ैनब 8 साल पहले अगवा हुई थी, मगर पुलिस को कभी कोई सुराग नहीं मिला था इसका। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, मगर वो जैसे ज़मीन में समा गई हो। इसने चिप की तरफ इशारा किया। ये जब आम नहीं है, ये किसी जदीद साइंसी तजर्बे का हिस्सा हो सकती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बच्ची सिर्फ लापता नहीं हुई थी, इस पर कोई खुफिया तजर्बा भी किया गया था। मैंने ज़ैनब के बेजान हाथ को थामा और दिल में दुआ की। ये राज भी मुकम्मल खुला नहीं था, मगर मैं जानती थी कि अब हमारी ज़िंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अस्पताल के खामोश कमरे में ज़ैनब अभी भी बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर एक तरफ खामोशी से बैठा था। उसके हाथ में ज़ैनब की रिपोर्ट्स थीं, मगर उसकी नज़रें बार बार अपनी बेटी के चेहरे पर जा रही थीं, जैसे वो हकीकत को कबूल करने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा हो। मैं दरवाजे के पास बैठी थी, मगर मेरा दिमाग मुसलसल उलझा हुआ था। ये बच्ची जिसे मैंने एक यतीम समझकर अपना लिया था, वो हकीकत में एक गुमशुदा राज थी। अचानक ज़ैनब के होंठ हिले। वो मध्यम आवाज़ में कुछ बिड़बिड़ाने लगी। मैं और डॉक्टर फ़ौरन उसके करीब पहुंचे। मुझे वहाँ वापस नहीं जाना था। ज़ैनब ने नींद में सरगोशी की। उसकी अब पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हो रहे थे। डॉक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। कहाँ ज़ैनब, तुम कहाँ की बात कर रही हो? उसने नरमी से उसका हाथ थामा, जैसे वो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहा हो। सफ़ेद कोट, बड़ी बड़ी रोशनी। मुझे वापस नहीं जाना। मत भेजो। मेरा दिल धड़कने लगा। ज़ैनब के अल्फाज आम नहीं थे।
क्या वो किसी अस्पताल में रही थी या किसी लेबॉर्ट्री में? ज़ैनब आंखें खोलो, मैंने आहिस्ता से कहा। ज़ैनब की पलकें लरसीं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, जैसे वो किसी भयानक ख्वाब से जागी हो। अम्मी, वो मुझे लेने आईं। ये ज़ैनब ने कमज़ोर आवाज़ में कहा और मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया। मैंने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा। वो कौन? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि ज़ैनब को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है, मगर हम जानते हैं कि ये यादें किसी हद तक ख़तरनाक भी हो सकती हैं। मैंने ज़ैनब के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में अभी भी खौफ था, जैसे वो किसी नाकाबिल बयान माजी से गुजर चुकी हो। ये सिर्फ एक आम लापता होने का मामला नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो अभी मुकम्मल सामने नहीं आया था, और शायद जब ये मुकम्मल हकीकत सामने आएगी तब हम सब के लिए सब कुछ बदल चुका होगा। ज़ैनब होश में तो आ गई थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही खौफ था, जैसे कोई साया उसके जहन में छाया हो। डॉक्टर ने उसके नब्ज़ चेक की और मैंने पानी का गिलास उसके लबों से लगाया, मगर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। बेटा, क्या तुम्हें याद है कुछ? क्या तुम कहाँ थी? मैंने नरमी से पूछा। ज़ैनब आहिस्ता से सर झुका लिया, जैसे वो याददाश्त के किसी हिस्से को सोचने की कोशिश कर रही हो, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें ज़ैनब पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, याददाश्त खुद ब खुद वापस आ जाएगी, मगर हमें तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि ज़ैनब को सिर्फ वक्त की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उसके खौफ को समझे। अगली सुबह जब मैं नाश्ता लेने के लिए अस्पताल की कैंटीन की तरफ जा रही थी, मैंने नोट किया कि कुछ नर्सें सरगोशियों में ज़ैनब के बारे में बात कर रही थीं। वो बच्ची कहाँ से आई पता नहीं, मगर मैंने सुना है कि डॉक्टर इकबाल उसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, जैसे वो उसे पहले से जानते हों। और तुम्हें पता है कि एक अजनबी आदमी आया था, वो ज़ैनब के बारे में पूछ रहा था। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। कोई ज़ैनब के बारे में क्यों पूछ रहा था? मैंने फ़ौरन पलट कर इधर उधर देखा, मगर कुछ गैर मामूली नज़र नहीं आया, मगर मेरे अंदर एक एहसास जाग चुका था। ये सब आम नहीं था, कोई था जो ज़ैनब पर नज़र रखे हुए था। जब मैं वापस ज़ैनब के कमरे में गई, मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। डॉक्टर साहब, हमें ज़ैनब को यहाँ से ले जाना होगा। मेरी आवाज़ लरस रही थी। क्या हुआ? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। कोई अस्पताल में उसके बारे में पूछ रहा था। यह ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर के चेहरे पर तनाव फैल गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, हमें ज़ैनब को एक महफूज जगह ले जाना होगा। हम अब एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले थे जहां ख़तरा हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुआ था। हमने जल्दी से अस्पताल छोड़ने की तैयारी की। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और मैंने ज़ैनब को आरामदेह कंबल में लपेट दिया। अब वो कमज़ोर थी, मगर उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ तैर रहा था। बेटा, हम कहीं जा रहे हैं, मगर तुम बिल्कुल महफूज हो, ठीक है? मैंने नरमी से कहा। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा। उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे। यह पहला मौका था जब मैंने उसे इतना परेशान देखा। गाड़ी सुनसान रास्तों पर दौड़ रही थी, शहर की रोशनियां पीछे छोड़ती जा रही थी और हम जंगल के करीब पहुंच चुके थे। डॉक्टर के करीबी दोस्त का फार्म हाउस यहाँ मौजूद था, जो सालों से खाली था। यह वो जगह थी जहाँ मैं कुछ वक्त के लिए छुपना था। फार्म हाउस पहुँचकर मैंने ज़ैनब को बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर ने दरवाजे और खिड़कियाँ चेक की, ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि कोई हमारा पीछा ना कर रहा हो। यहाँ कुछ दिन रुकना होगा, डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, जब तक हमें ना पता चल जाए कि असल में हमारे पीछे कौन है। रात के किसी पर अचानक ज़ैनब की तरफ से मध्यम सरगोशियों की आवाज़ें आईं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो नींद में कुछ बिड़बिड़ा रही थी, जैसे किसी ख्वाब में डूबी हो। मुझे मत बंद करो, मुझे जाने दो। मैंने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो एक ज़ोरदार चीख के साथ जाग उठी। वो आ रहे हैं, वो चीखी और कांपने लगी। मैंने जल्दी से उसे गले से लगा लिया। बेटा, कोई नहीं आ रहा, तुम महफूज हो। मगर ज़ैनब की आंखों में अब भी खौफ था। वो तेज़ी से सांस ले रही थी, जैसे किसी अनजानी जगह की यादें उसके जहन में वापस आ रही हों। वो कौन? मैंने आहिस्ता से पूछा। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, वो सफ़ेद कोट वाले लोग जो मुझे सोने नहीं देते। मेरा दिल दहल गया। ये बच्ची किसी आम मुजरिम के चुंगल में नहीं थी, बल्कि किसी बड़े और पुरअसरार तंजीम के हाथों में रही थी। ज़ैनब की खौफजदा आंखें अभी तक खुली थीं और उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। मैंने जल्दी से उसे दिलासा दिया, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ सरायत कर चुका था। सफ़ेद कोट वाले लोग? मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, जो अब संजीदगी से ज़ैनब को देख रहा था।
یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، یہ عام اغوا کار نہیں لگتے۔ زینب کا کیس ایک عام گمشدگی کا کیس نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اگلے دن جب زینب گہری نیند میں تھی، ڈاکٹر نے اس کا مکمل معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی صحت پہلے سے بہتر ہو رہی تھی، مگر وہ اب بھی کمزور لگ رہی تھی۔ میں زینب کا کچھ مزید طبی معائنہ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا۔ شاید ہمیں کچھ ایسے شواہد مل جائیں جو اس کے ماضی کے بارے میں مزید وضاحت دے سکیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہمیں زینب کے راز کو کھولنا ہی تھا۔ جب ڈاکٹر نے زینب کی جلد کا جائزہ لیا، ہم دونوں حیران رہ گئے۔ زینب کی جلد عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے اس کے بازو پر روشنی ڈالی، ایک ہلکا سا نیلا نشان جھلملانے لگا جو عام روشنی میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے غور سے نشان کو دیکھا اور سرگوشی کی کہ یہ عام نشان نہیں ہے، یہ کسی خاص کیمیکل کا رد عمل لگتا ہے جو یہ روشنی یا کسی مخصوص درجہ حرارت میں ظاہر ہوتا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ کیا زینب پر کوئی تجربہ کیا گیا تھا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کچھ ایک عام حادثہ نہیں تھا، اس نے آخرکار کہا۔ زینب کے جسم میں کچھ ایسا ہے جو عام نہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اسے دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زینب صرف ایک یتیم نہیں تھی، وہ کسی سائنسی راز کا حصہ تھی، اور جو بھی یہ راز جاننا چاہتا تھا وہ کسی بھی قیمت پر زینب کو واپس لے جانا چاہتا تھا۔ زینب کی جلد پر نمودار ہونے والے عجیب نشانات نے ہم دونوں کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ یہ صرف ایک عام گمشدگی کا معاملہ نہیں تھا، زینب کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جو ہماری سوچ سے بھی آگے تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی جیب سے ایک خاص اسکیننگ ڈیوائس نکالی جو جلد کے نیچے چھپی کسی بھی غیر معمولی چیز کو ظاہر کر سکتی تھی۔ جیسے اس نے زینب کے بازو پر آہستہ سے آلہ چلایا، سکرین پر کچھ کوڈز نمودار ہونے لگے۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ یہ کوئی خفیہ نشان ہے، زینب کے جسم میں کوئی ایسی شناخت موجود ہے جو عام آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس کے جسم پر کچھ لکھا ہو، کوئی کوڈ۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، میں نے ایک عجیب آواز سنی، جیسے کوئی دروازے کے قریب آیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کے پردے ہٹائے اور باہر جھانکا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دروازے کے سامنے زمین پر کچھ پڑا ہوا تھا۔ میری سانس رک گئی، میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور لفافہ اٹھایا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا، اندر ایک سادہ مگر خوفناک پیغام لکھا تھا۔ تم نے جس چیز کو بچانے کی کوشش کی وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، زینب کو واپس کر دو ورنہ انجام برا ہوگا۔ میری انگلیاں کانپ گئیں۔ ڈاکٹر، میں نے گھبرا کر اسے آواز دی۔ ڈاکٹر جلدی سے باہر آیا اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے وہ پیغام تھما دیا۔ جیسے اس کی نظر اس پر پڑی، اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ چکے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ اب ہمیں زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ زینب کے جسم پر موجود نشانات، اس کے خواب، اور اب یہ خفیہ پیغام، سب کچھ ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مگر کیا ہم اس سے پہلے حقیقت جان پائیں گے یا یہ لوگ ہمیں پہلے ہی تلاش کر لیں گے؟ فارم ہاؤس میں غمگین خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میز پر وہ پراسرار خط پڑا تھا جس کے الفاظ اب بھی میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ زینب کو واپس کر دو ورنہ انجام برا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو جو گہری سوچ میں تھا، اس کا چہرہ سختی سے تنے ہوئے عضلات کے ساتھ خوف اور پریشانی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ چکے ہیں، ڈاکٹر نے سرگوشی کی، اور اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ کون ہیں اور زینب کو کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا، ہمیں زینب کے ماضی کی کھوج لگانی ہوگی۔ ڈاکٹر نے اپنے لیپ ٹاپ پر زینب کی پرانی رپورٹس دیکھنی شروع کی۔ جیسے اس نے زینب کا نام ایک مخصوص ڈاٹا بیس میں سرچ کیا، سکرین پر ایک خفیہ فائل کھل گئی۔ یہ دیکھو، اس نے مجھے اشارہ کیا۔ اس فائل میں زینب کے اغوا ہونے کی خبر درج تھی، مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ زینب کے کچھ طبی ریکارڈز موجود ہی نہیں تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہر بچے کی پیدائش اور میڈیکل ہسٹری ریکارڈ میں ہوتی ہے، زینب کے بارے میں کچھ بھی کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ شاید کوئی جان بوجھ کر اس کی شناخت مٹا چکا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ ہو گئی۔ مگر کیوں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں کہا، زینب ایک عام بچی نہیں تھی، وہ کسی خفیہ پروجیکٹ یا سائنسی تجربے کا حصہ رہی ہے، اور اس کے جسم میں ایسا کچھ ہے جو عام نہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایسے اسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ کیا زینب ایک خفیہ تجربے کا شکار تھی؟ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور فارم ہاؤس کی کھڑکیوں سے باہر صرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ میں اور ڈاکٹر خاموشی سے بیٹھے زینب کے ماضی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ سب کچھ کسی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر زینب کی کھوئی ہوئی یادداشت کے بغیر ہم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گہری سانس لی۔ ہمیں زینب کو فورس نہیں کرنا چاہیے، مگر اگر وہ خود کو یاد کر لے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو کمرے کے کونے میں بیٹھی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور الجھن تھی، جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر کوئی ندیدہ دیوار سے اسے روک رہی ہو۔ زینب بیٹا، تم کچھ سوچ رہی ہو؟ میں نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے خواب آ رہے ہیں، عجیب و غریب خواب۔ میرے اور ڈاکٹر کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیسے خواب بیٹا؟ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ زینب نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، میں ایک جگہ ہوں جہاں بہت ساری سفید روشنی ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں جو سفید کوٹ پہنے ہوئے ہیں، وہ مجھے کچھ انجیکشن دیتے ہیں اور پھر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر پوچھا، کیا تم ان لوگوں کے چہرے یاد کر سکتی ہو یا وہ تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ زینب نے آنکھیں بند کیں جیسے وہ یادداشت کے دھندلکوں میں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں کھولیں اور گھبرا کر بولی، وہ میرا نام لے کر مجھے بلاتے تھے، مگر میرا نام زینب نہیں تھا۔ کیا؟ میں حیرت سے بولی، وہ مجھے کسی اور نام سے بلاتے تھے، وہ مجھے پروجیکٹ زیرو کہہ رہے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ زینب کو انسان نہیں بلکہ کسی سائنسی تجربے کا حصہ سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ہم نے صحیح اندازہ لگایا تھا، زینب کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو عام نہیں ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا، زینب کا اصل ماضی کیا تھا اور پروجیکٹ زیرو کا مطلب کیا تھا؟ زینب کی بات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پروجیکٹ زیرو، یہ الفاظ عام نہیں تھے، یہ کسی عام گمشدہ بچی کی کہانی نہیں تھی بلکہ کسی بڑی سازش کا حصہ لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ اگر زینب کو پروجیکٹ زیرو کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی تجربہ تھا جس میں زینب کو شامل کیا گیا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، مگر وہ تجربہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ لوگ اس کے پیچھے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر نے لیپ ٹاپ کھولا اور کچھ خفیہ ڈاٹا بیسز کھنگالنے لگا۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا جیسے وہ کسی بڑی حقیقت کو کھولنے والا ہو۔ چند منٹ بعد اس کے ہاتھ ایک فائل پر رک گئے۔ یہ دیکھو، اس نے سکرین میری طرف گھمائی۔ ایک نام سامنے آیا، یونائٹڈ بائیو ٹیک ریسرچ سینٹر۔ یہ ایک بین الاقوامی لیبارٹری تھی جو جینیاتی تبدیلیوں اور انسانی جسم پر خفیہ تجربات کرنے کے الزامات کی زد میں رہی تھی۔ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پرجوش انداز میں کہا۔ یہ تنظیم بچوں کو خفیہ تجربات کرنے کے لیے مشہور ہے۔ حکومت ان پر کئی بار تحقیقات کر چکی ہے مگر کوئی ثبوت نہیں ملا۔ میری سانس رکنے لگی۔ تو کیا زینب بھی؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ہاں، زینب شاید ان کے تجربات کا حصہ رہی ہے، اور چونکہ وہ کسی طرح بھاگ نکلی، اب وہ اسے دوبارہ قابو میں لینا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں زینب کے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو مزید گہرائی سے سمجھنا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ایک اور ٹیسٹ کیا اور حیران ہو کر بولا، زینب کے ڈی این اے میں کچھ معمول رد و بدل ہے، جیسے کسی نے اس میں کچھ خاص شامل کرنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، یہ تنظیم شاید جینیاتی سطح پر تجربے کر رہی تھی۔ زینب ایک عام بچی نہیں ہے، وہ ایک ایسی انسانی تبدیلی کا حصہ ہو سکتی ہے جو سائنسی لحاظ سے غیر معمولی ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ زینب ان لوگوں کے لیے خزانہ ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے سچائی کا ایک دروازہ کھول دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ہم نے جتنا کھوجا اتنا ہی حقیقت ہمارے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ زینب کوئی عام گمشدہ بچی نہیں تھی بلکہ وہ کسی بڑی سائنسی تحقیق کا حصہ تھی، ایک ایسا راز جو اگر دنیا کے سامنے آ گیا تو بہت طاقتور لوگ بے نقاب ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ہم زینب کو ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں سکتے، ہمیں اس کے معاملے کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا، ورنہ یہ لوگ اسے بار بار پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ مگر کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہمیں میڈیا کے پاس جانا ہوگا۔ اگر یہ خبر دنیا میں پھیل گئی تو یہ لوگ زینب کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا
मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ज़ैनब अचानक बेहोश हो गई। जैसे ही हम फार्म हाउस से निकलने की तैयारी कर रहे थे, ज़ैनब अचानक लड़खड़ाई और ज़मीन पर गिर गई। ज़ैनब, मैंने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। डॉक्टर फ़ौरन उसकी नब्ज़ चेक करने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने घबराकर पूछा। डॉक्टर की आंखों में खौफ था। चिप ज़ैनब के जिस्म में जो चिप थी, उसने कोई नया सिग्नल भेजा है। मगर क्यों? डॉक्टर ने जल्दी से अपने स्कैनिंग डिवाइस से ज़ैनब के जिस्म का मुआयना किया और जो स्क्रीन पर नज़र आया उसने हमें झंझोड़ कर रख दिया। किसी ने चिप को एक्टिवेट कर दिया है और अब वो जान चुके हैं कि हम कहाँ हैं। मेरी सांस रुक गई। ये लोग हमें ढूंढ चुके हैं। डॉक्टर ने सारी लाया। हाँ, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब क्या होगा? ज़ैनब ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी और दुश्मन हमारे करीब आ चुके थे। हमने सच्चाई का दरवाज़ा खोल दिया था, मगर अब हमें यह जंग जीतनी थी। ज़ैनब की ज़िंदगी के लिए और इसकी खोई हुई हकीकत को वापस लाने के लिए क्या हम वक्त पर भाग सकेंगे या ज़ैनब एक बार फिर उनके हाथ लग जाएगी? ज़ैनब बेहोश थी और हम जानते थे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। चिप एक्टिवेट हो चुकी थी और वो लोग अब हमें ढूंढ चुके थे। अगर हम अभी भी ना निकले तो शायद ज़ैनब हमेशा के लिए खो जाए। डॉक्टर ने जल्दी से ज़ैनब की नब्ज़ चेक की। हमें इसे फ़ौरन किसी महफूज जगह ले जाना होगा, लेकिन कहाँ? मैंने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें यह राज हमेशा के लिए बेनकाब करना होगा। हमें इसे दुनिया के सामने ले जाकर जाना होगा। हम ज़ैनब को लेकर सीधा एक बड़े मीडिया हाउस पहुँचे, जहाँ डॉक्टर का एक पुराना दोस्त रिपोर्टर था। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, डॉक्टर ने रिपोर्टर को तमाम तफसीलात बताईं। ज़ैनब के साथ होने वाला तजर्बात, चिप और वो तंजीम जिसे इसे दोबारा काबू में लेना चाहती थी। ये खबर एक धमाके की तरह मीडिया में फैल गई। एक लापता बच्ची के जिस्म खुफिया चिप क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या साइंस की आड़ में मासूम बच्चों पर तजर्बे किए जा रहे हैं? ये वो खबरें थी जो हर चैनल पर चलने लगी, और जैसे ही ये खबर आम हुई, वो तंजीम जो ज़ैनब के पीछे थी अचानक गायब हो गई। ज़ैनब को नया नाम और नई शनाख्त मिल गई। हुकूमत ने ज़ैनब को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। उसकी चिप निकाल दी गई और उसका माजी हमेशा के लिए दफन हो गया। अब वो एक आम ज़िंदगी गुजार सकती थी। मेरी अपनी ज़िंदगी भी बदल गई। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। तुमने ज़ैनब को बचाया और तुमने मुझे मेरी बेटी वापस दिलाई। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमेशा मेरे साथ रहो। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। यह कहानी सिर्फ ज़ैनब की नहीं थी, ये मेरी अपनी कहानी भी बन चुकी थी। मैंने यतीमी में ज़िंदगी गुजारी थी, मगर आज मुझे एक नया ख़ानदान मिल चुका था। आखिरकार ज़ैनब अपनी असल ज़िंदगी में वापस आ चुकी थी और मैं भी अपनी असल ज़िंदगी में वापस आ चुकी थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।